अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। शेख रशीद ने नई शुदरी छोड़ दी, मुज़ाकरात को जो बैक चैनल पर चल रहे हैं उनको एक ढूंढ करार दे दिया और ख़ुद गेट नंबर 4 के बाहर पहुंच गए हैं, क्योंकि अब उनको इस बात का अंदाज़ा होता चला जा रहा है जनाब के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने से पहले पहले जो लाइन उनकी ख़राब हो चुकी है उस लाइन को उन्होंने ना सिर्फ सीधा करना है बल्कि अपने लिए नई गुंजाइशें भी हासिल करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब उनको अपने कंटेनर पर चढ़ने नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत के बावजूद शेख रशीद अहमद साहब को लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के साथ खड़े होकर फ़ोटो सेशन कराने का अभी तक मौका नहीं मिल सका। और इसके साथ साथ शेख रशीद अहमद साहब ने हुकूमत पर एक नया इल्ज़ाम आयद कर दिया है और उनका यह कहना है कि हुकूमत ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी की है बल्कि रेड जोन का दायरा भी बढ़ा दिया है। और रेड जोन का दायरा जो पहले ख़ियाबान जिना से पहले तक मौजूद था उसको अब बढ़ाकर 0 पॉइंट तक ले गए हैं, जिसका मकसद इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकना है। शेख रशीद अहमद साहब को ये नए नए ख्वाब कैसे आते हैं, और ख़ास तौर पर एक और ख़बर है जो अभी ताज़ा मुझे मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक जो है परवेज़ इलाही साहब उनकी किसी मुलाकात के हवाले से जियो के ऊपर ख़बर आई है। रईस अंसारी से बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। इस खबर की क्या हकीकत है और शेख रशीद अहमद साहब ने जो नई शुदनी छोड़ी है इसके पीछे कौन सी सोच कार फरमा है, इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक अंधोनाक सानहे की, जिसके नतीजे में एक खातून रिपोर्टर शहीद हो गई हैं और लॉन्ग मार्च ने एक और सहाफ़ी की जान ले ली है। ये एक बहुत ही अलमनाक और जिसे हम कह सकते हैं अफसोसनाक वाक़या है। लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन एक और मासूम जो है जर्नलिस्ट की जान ले गया है। और जो अफसोसनाक पहलू है इस सारे मामले का, एक तो वो 4 बच्चों की माँ थी बेचारी सदफ़, चैनल 5 के अंदर वो काम करती थी। लेकिन जो अफसोसनाक पहलू जो मेरी नज़र में है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जिस वक़्त वो इस वाक़े का इजहार कर रहे थे अपने कंटेनर पर खड़े होकर, उन्होंने मुतवफ़िया का नाम लेना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि वो ये अफसोसनाक एक वाक़या हो गया है, एक ट्रेजेडी हो गई है, जिसके नतीजे में हम आज का लॉन्ग मार्च यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च का आगाज़ कल दोबारा होगा और कमोकी से होगा। क्या ट्रेजेडी हुई, जो सामने लोग खड़े हैं उनको तो बताएं कि जनाब कंटेनर के ऊपर एक खातून जर्नलिस्ट खड़ी थी, उसको धक्का लगा, वो कंटेनर से नीचे गिर गई और इमरान खान साहब के कंटेनर के पहियों तले आकर वो बेचारी जान की बाजी हार गई। इसका तो जिक्र करना चाहिए था। और इसके बावजूद कि उनके कान में ये बात बार बार कही जाती रही, असद उमर उनको बार बार इस बात के लुक में देते रहे कि जनाब इजहार अफसोस कर दें, ताज़ियत का इजहार कर दें। और इमरान खान साहब ने जो ताज़ियत की वो भी ना जाने कौन से इमरान खान साहब उस वक़्त दर्जे पर थे कि उनको पता ही नहीं चल सका। लगता है कोई कद्दी लकीर ज़्यादा सुंघ ली पाई ने, उनको पता ही नहीं चल सका कि मैंने ये ताज़ियत क्या करनी है। बहुत अफसोस है उनकी फैमिली के साथ, इजहार अफसोस है, ट्रेजेडी हुई है उनके साथ, बस शुक्रिया, ख़त्म हो गई बात। यार ये क्या बात है। और हैरत की बात यह है कि ये जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान साहब का तीसरे दिन में, उसके में होने वाला ये दूसरा वाक़या है। पहला वाक़या जिस वक़्त उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया उस वक़्त पेश आया जब कुछ नौजवान एक फाइबर की छत के ऊपर खड़े थे, वो गिर गए, 7 लोग ज़ख्मी हो गए इमरान खान साहब की आंखों के सामने। और उस वक्त भी असद उमर साहब उनकी कान के अंदर ये बातें कही जा रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब को असद उमर साहब कह कुछ रहे थे, वो सुन कुछ रहे थे और बोल कुछ रहे थे। नहीं समझ आ रही थी, उनके आपस में तालमेल ही नहीं मिल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इमरान खान साहब आखिर में कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इस सारे ये जो सिचुएशन जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया उसके अंदर सिर्फ एक सबक है, और सबक मेरी नज़र में ये है कि इमरान खान साहब के नज़दीक किसी की ज़िंदगी, किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। वो हर एक मामले के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं। अरशद शरीफ साहब की मिसाल हमारे सामने है कि अरशद शरीफ साहब आउटराइटली इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं। इमरान खान साहब की हर जायज़ नाजायज़ पोलिटिकल पोजीशन को वो सपोर्ट करते रहे हैं। और इमरान खान साहब ने उनके जनाजे के ऊपर फैसल मस्जिद जाकर उनका नमाज जनाजा पढ़ना भी गवारा नहीं किया। और लाहौर के अंदर जो नमाज जनाजा पढ़ते रहे वो नमाज जनाजा भी ईद की नमाज समझ के पढ़ते रहे और हल अल्लाह अकबर पर रफ़ा दैन करते रहे। और इसका मतलब यह है कि हाथ में तस्बीह भी सिर्फ एक, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये एक उनके नज़दीक एक शो ऑफ है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनको पता ही नहीं है कि ये इस्लामी शार क्या है, नमाज जनाजा क्या है, ईद क्या है, क्या
وہ ہے بس ہر ایک چیز کو پولیٹیکل فائدے یا اسلامک ٹچ کے لیے استعمال کرنا عمران خان صاحب کے نزدیک ایک ترہ امتیاز بن چکا ہے۔ افسوسناک کی بات یہ ہے کہ چینل 5 جہاں پر جو ہے شہید خاتون جرنلسٹ صدف صاحبہ اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں، اس کی بھی کوئی مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ اس خاتون جرنلسٹ کے لیے کوئی جو ہے اس کے لیے کوئی ان کے لیے کوئی پرماننٹ کوئی مدد کا یا کوئی اس قسم کا سلسلہ کر سکے۔ البتہ حکومت ہی سے درخواست کی جا سکتی ہے، چاہے وہ پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، کہ جو ہیں صدف صاحبہ یہ ارشد شریف نہیں ہیں، یہ عمران ریاض خان نہیں ہے، یہ صابر شاکر نہیں ہے، یہ ارشاد بھٹی صاحب نہیں ہے، یہ صدیق جان صاحب نہیں ہے، یہ جمیل فاروقی صاحب نہیں ہے جن کے لیے عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر دہائیاں دیتے رہے ہیں۔ یہ ایک میرے جیسی ایک عام جرنلسٹ ہے جس کا شاید اوپر والی سطح کے اوپر یا جو ٹاپ ہماری لیڈرشپ ہے ان تک رسائی نہیں ہے۔ کاش ان جیسے جرنلسٹوں کے لیے بھی حکومت یا عمران خان صاحب جیسی جماعتیں جو ہے ان کے لیے بھی کبھی کوئی آواز اٹھائیں، یا ان کی جو ہے جان کے تحفظ کے لیے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے کچھ امداد کر سکیں۔ ان کے لیے ان کے 4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان بچوں کی کفالت کم از کم اب ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کو یہ رول یقینی طور پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ افسوسناک سی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عمران خان صاحب کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ آج کنٹینر پر یہ واقعے سے پہلے جن صحافیوں کا میں نے نام لیا انہی کا ذکر کرتے رہے کہ دیکھیں صابر شاکر چلا گیا، دیکھیں جو ہے ارشاد بھٹی صاحب نے پاکستان چھوڑ دیا، دیکھیں معید پیرزادہ صاحب چلے گئے، دیکھیں عمران ریاض صاحب ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ بھائی وہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، اور جہاں تک جان کا خطرہ ہے تو وہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر کیا یہاں پر جو جرنلسٹ موجود تھے ان کے لیے جان کا خطرہ نہیں تھا؟ رضوان رضی کے لیے جان کا خطرہ نہیں تھا؟ ابصار عالم کو گولی لگی، وہ اس کے باوجود وہ آج بھی پاکستان میں ہے۔ عمران شفقت ہمارے سامنے ایک مثال ہے، اسد طور ہمارے سامنے مثال ہے، مطیع اللہ جان ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں۔ یہ تو ٹارچر کا باضابطہ طور پر نشانہ بنے ہیں، ٹارچر کا، لیکن عمران خان صاحب کے نزدیک یہ جرنلسٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی آواز عمران خان کے چونکہ خلاف اٹھتی ہے، لہٰذا جو آواز عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کی پالیسیز کے، ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ کون سی ذاتی دشمنی ہم نے کون سے ان کے ساتھ، ہماری کوئی جائیداد سانجھی ہے جو انہوں نے قبضہ کر لیا، ہم نے وہ قبضہ چھڑانا ہے؟ ہمارا اختلاف ان کی پالیسیز کے ساتھ ہے، ان کا طریقہ سیاست کے خلاف ہے، ان کو جس طریقے سے وہ اداروں کو لپیٹتے ہیں سیاست کے اندر اس کے خلاف ہے، کیونکہ میرے سمیت بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا، ہماری مقتدرہ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، اور اسی کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ وہ آواز چاہے نواز شریف صاحب کی فیور میں چلی جائے یا عمران خان کی فیور میں چلی جائے، عمران خان کے خلاف چلی جائے یا نواز شریف صاحب کے خلاف چلی جائے، قطع نظر اس کے کہ بات یہی ہے کہ پاکستان پر حق حکمرانی پاکستان کے عوام کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ باقی سیاست ہے اور لاشوں پر سیاست پاکستان میں ہوتی ہے۔ فیصل واؤڈا نے تو لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ انہیں لانگ مارچ کے اندر خون ہی خون اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا تھا، جرنلسٹوں کو کیا پتا تھا کہ جو پہلا خون بہے گا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے دوران وہ کسی صحافی کا ہی بہے گا، کسی صحافی کا ہی جنازہ اٹھے گا، کسی صحافی کو ہی اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی اب یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، بے شمار ان کو فارن فنڈنگ آتی ہے، وہ بھی کوئی اس کا کوئی راستہ نکالیں کہ اس غریب فیملی کی بھی کوئی مدد ہو سکے۔ خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، یعنی شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب کا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ وہ سیاست کے اندر آ کر اور خاص طور پر موجودہ حالات میں اس جگہ پر آ کر پھنس گئے ہیں جہاں پر ان کو بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلانا پڑتا ہے۔ انہیں ہر روز جو ہے وہ کہتے ہیں نا ڈیلی بیسس کے اوپر انہیں کوئی نہ کوئی نئی شدنی چھوڑنا پڑتی ہے تاکہ وہ پالیٹکس کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھ سکیں اور ڈسکشن میں بھی آ سکیں، کیونکہ وہ جو پیش گوئیاں وہ کرتے رہے ہیں وہ پیش گوئی کوئی بھی ابھی تک جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکی، لہٰذا کوئی نئی سے نئی چیز مارکیٹ میں لا کر اپنی زنبیل میں سے نکال کر انہوں نے بیچنا ہے، اور جب تک وہ نہیں بیچیں گے اس وقت تک وہ ریلیونٹ نہیں ہو سکتے۔ اور پرابلم شیخ رشید احمد صاحب کا دوسرا یہ ہے کہ وہ زبان جو عمران خان صاحب کو پسند آتی ہے، جو شہباز گل جو زبان استعمال کرتے ہیں یا باقی لوگ جو
ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, शेख रशीद शायद वो वाली ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। वो इशारों कनायों के अंदर तो बात करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का तासुर देकर इमरान खान साहब के करीब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लबो लहजा, वो दशनाम, वो गाली, वो शेख रशीद या परवेज़ इलाही साहब, ये दो ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ होने के बावजूद इस तरह की बात नहीं करते। लिहाजा इमरान खान साहब के पास जो उनको कंटेनर है इस वक्त जो लॉन्ग मार्च के लिए है, वहाँ पर शेख रशीद की गुंजाइश नहीं बन रही, और इसीलिए शेख रशीद अहमद साहब आए रोज़ एक नई से नई चीज़ छोड़ते हैं। अभी नई जो शुदनी उन्होंने छोड़ी है उसके मुताबिक रेड जोन का दायरा कार बढ़ा दिया गया है, और उनका ये कहना है कि ये रेड जोन का दायरा कार बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहकामात की नफ़ी है, जिसके ज़रिए इस दायरा कार को बढ़ाकर इनफैक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रेड जोन में आने से रोकने की कोशिश किया। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? रेड जोन अगर हुकूमत ने बिलफर्ज महाल बढ़ा भी दिया है तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके ने इमरान खान साहब के लिए या किसी भी जमात के लिए जो जगह मुख्तस की हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिसके लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया को इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दिया, वो भी 0 पॉइंट से पीछे है। वो H9 और G9 के दरमियान वाला पार्क है, जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस्लामाबाद में जब लॉन्ग मार्च किया था तो उसी मुकाम पर धरना दिया था। अभी इमरान खान साहब ने भी उसी जगह की दरख्वास्त की है, लिहाजा वो वहाँ तक आएँ, और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी ये बात अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा कर दी हुई है कि वो रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होंगे। अब चाहे रेड जोन 0 पॉइंट पे आए या वो डी चौक पे आए, वो रेड जोन ही कहलाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब जहां पर मौजूद हैं उससे आगे 1 फुट पर भी अगर रेड जोन बना दिया जाए तो इमरान खान साहब को अपनी जो कमिटमेंट की हुई है, उन्होंने इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उन्हें अपनी जो कमिटमेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद साहब अब चूँकि ये बात बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो चुकी है कि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी तकर्री होने जा रही है, और शेख रशीद अहमद साहब आपको मालूम ही है कि वो अपने आप को गेट नंबर 4 के साथ हमेशा से ही उन्होंने एसोसिएट रखा है, और अब वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब गेट नंबर 4 के साथ मेरा दिली ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन कुछ फासला आ गया, और फासले यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की वजह से आया। अब वो ये चाहते हैं कि ये फासले ख़त्म हो जाएं, लिहाजा वो अपनी लाइन को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, और देखना यह है कि अब गेट नंबर 4 उनके लिए खुलता है या नहीं खुलता। और इसीलिए जो बैक चैनल पर मुज़ाकरात होते हैं, शेख रशीद अहमद साहब उनको ढोंग भी करार देते हैं, और ये कहते हैं कि इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो मुसलसल बैक चैनल राब्तों का इजहार करते रहते हैं। और रईस अंसारी साहब जो जियो लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना एक बीपर दिया है जियो पर, जिसके अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि आज से एक या 2 दिन पहले दो अहम शख्सियात आई हुई थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लाहौर, और बेदियाँ रोड के ऊपर किसी फार्म हाउस पर कोई शादी की तकरीब थी, वहाँ पर वो मौजूद थे, और इसी दौरान परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पर पहुँचे हैं, और वहाँ पर उनकी उन दोनों शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है, जहाँ पर मुमकिन तौर पर जो इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात हुई और इमरान खान साहब की तकारीर के ऊपर भी बात हुई, जिसके बाद जो है परवेज़ इलाही साहब ने कल दुनिया टीवी को इंटरव्यू दिया, और आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि मेरी जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात इनफैक्ट बैक चैनल राब्तों का ही एक सिलसिले की कड़ी है, और ये बैक चैनल जो राब्ते हैं ये ना सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ये जो मुलाकातें हैं ये कोई ना कोई नतीजा इससे बरामद हो सकता है। और फिर उन्होंने इस बात का भी तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान साहब ने कल जिस तरीके से अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म किया और वो फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुँचे थे, उसके पीछे भी इसी तरह का कोई राब्ता था, और इसीलिए असद उमर साहब ने भी शायद जो उनके लिए तकरीर की थी जिस वक्त ये लॉन्ग मार्च ख़त्म था, उन्होंने यही कहा था कि जनाब इमरान खान साहब ने किसी मीटिंग में शिरकत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए वो आज का लॉन्ग मार्च ख़त्म करके जा रहे हैं। बाद में इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद कर दी, और आज भी जो उन्होंने तकरीरें की हैं उसके अंदर भी उन्होंने यही बात को मद्देनज़र रखा है कि जनाब मेरी अगर मुज़ाकरात होंगे तो टॉप बंदे के साथ होंगे, और जो मुज़ाकरात हुए भी हैं वहाँ पर भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यही बात की है कि पाकिस्तान को साफ़ और शफाफ इंतखाबात चाहिए। यानी ये एक सोचे समझे मनसूबे के तहत ये सारे का सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इमरान
عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج پھر اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی بھی کی ہے اور انہوں نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، عوام کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، اور اسٹیبلشمنٹ دیکھ لے اس وقت کہ عوام کہاں پر کھڑے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ عوام جو ہیں اس وقت وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو۔ یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ذریعے بھی اور خود براہ راست اپنے خطاب کے اندر بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی اس بات کو کوئی وزن دیتی ہے یا ماضی کی طرح جو جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جناب ہم اے پولیٹیکل ہیں، وہ اے پولیٹیکل رہیں گے، یا عمران خان صاحب کے کہنے پر دوبارہ عمران خان صاحب کو کوئی نہ کوئی گنجائش دیں گے۔ ایک عجیب و غریب سی میسی سی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ قسط وار چل رہا ہے، اب کل کی قسط کا آغاز ہوگا کموکی سے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ قسط کل گجرانوالہ پہنچ کے اختتام پذیر ہوگی یا اس سے پہلے اختتام پذیر ہو جائے گی، یہ اب کل ہی پتہ چلے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔